अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन वाटर पोल्यूशन की टाइप है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। फिर इसके बाद हम यूट्रॉफिकेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस देखेंगे कि यूट्रॉफिकेशन वाटर बॉडी में किस तरह से होती है और लास्ट में फिर हम यूट्रॉफिकेशन के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्रॉफिकेशन एक ग्रीक वर्ड यूट्रोफिया से निकला है जिसका मतलब है वेल नरिश, मतलब कि एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ जाती है और उससे फिर अगर इकोसिस्टम को इफेक्ट हो तो उसे हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। क्योंकि जब वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है तो उससे प्लांट और एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। प्लांट और एल्गी की ग्रोथ बढ़ने की वजह से बायोमास लोड हो जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जिससे फिर वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है। तो इस प्रोसेस में जब वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो उससे फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर इससे वाटर की सरफेस पे एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एल्गल ब्लूम्स है जो कि एल्गी की ग्रोथ बढ़ने की वजह से बने हैं। फिर इसके बाद है यूट्रॉफिकेशन इज जनरली इंड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ फॉस्फेट। जब हम फॉस्फेट को एक्वाटिक सिस्टम में डिस्चार्ज करते हैं तब यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉस्फेट हमें पता है डिटर्जेंट्स में होते हैं, फर्टिलाइजर्स में होते हैं और सीवेज में होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यूट्रॉफिकेशन की डेफिनेशन देखें तो यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल सोर्सेज या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए और उससे हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट हो। मतलब कि एक्वाटिक सिस्टम जैसे कि प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी को अफेक्ट हो और उससे एल्गी और प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाए जिससे वाटर की सरफेस पे एल्गल ब्लूम्स बन जाए, मतलब कि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और इसीलिए यूट्रॉफिकेशन वाटर पोल्यूशन की टाइप है, क्योंकि यूट्रॉफिकेशन की वजह से वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक, स्ट्रीम्स और ओशन अफेक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, इसलिए ये वाटर पोल्यूशन की भी टाइप है। फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट्स को वाटर बॉडी के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट पुअर होता है। मेसोट्रॉफिक में मॉडरेट न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, इसमें मतलब नॉर्मल न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। और यूट्रॉफिक में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडी में यूट्रॉफिक कंडीशन में। इन न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है: नेचुरल यूट्रॉफिकेशन और कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। कल्चरल यूट्रॉफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। सबसे पहले हम नेचुरल यूट्रॉफिकेशन देखते हैं। नेचुरल यूट्रॉफिकेशन नेचुरल प्रोसेस से होती है। नेचुरली जब एजिंग ऑफ लेक होती है तो उससे यूट्रॉफिकेशन होती है, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है लेक पुरानी होती रहती है और उनमें एजिंग होती रहती है, तो उससे क्या होता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। टाइम पीरियड के साथ साथ लेक में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है और फिर इससे ओलिगोट्रॉफिक लेक यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट हो जाती है। ओलिगोट्रॉफिक लेक मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होती है, और यूट्रॉफिक लेक जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड के बढ़ने से कम न्यूट्रिएंट्स वाली लेक नेचुरली ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली लेक में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को फिर हम नेचुरल यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल की डेथ से भी नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट वाटर में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ज़्यादा डेथ भी होगी और एक्वाटिक प्लांट और एनिमल की डेथ से डिकम्पोजिशन होगी जिससे नाइट्रेट और फॉस्फेट रिलीज़ होगी, जिससे फिर फर्दर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गल ब्लूम्स और एक्वाटिक वेजिटेशन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। एक्वाटिक वेजिटेशन में हमारे पास एक्वाटिक वीड, वाटर फर्न और वाटर लेटिस आ जाते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। कल्चरल यूट्रॉफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से न्यूट्रिएंट का कंटेंट वाटर में इंक्रीज़ हो जाए तो फिर उसे हम कहते हैं कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। इसमें 80% नाइट्रोजन और 75% फॉस्फोरस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लेक्स और स्ट्रीम्स में एंटर होते हैं। बाकी दूसरे सोर्सेज की वजह से होते हैं, लेकिन ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइज़र। इन फर्टिलाइज़र को हम अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं।
जो कि बाद में रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं और उससे फिर बाद में यूट्रॉफिकेशन होता है। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को बगैर ट्रीट किए डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इनमें हार्मफुल केमिकल और हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट भी एक सोर्स है, क्योंकि डिटर्जेंट में फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और डिटर्जेंट को हम डेली बेसिस पे वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब डिटर्जेंट को हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो इससे भी यूट्रोफिकेशन कॉज होता है। और फिर अर्बन ड्रेनेज, एनिमल वेस्ट और सेडिमेंट्स भी कुछ सोर्स है जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन कॉज करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा नेचुरल यूट्रोफिकेशन स्लो प्रोसेस होता है, इसमें कई साल लग जाते हैं यूट्रोफिकेशन होने में। लेकिन कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, अर्बन ड्रेनेज और फर्टिलाइजर्स को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जा रहा होता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो बढ़ जाती है और इससे फिर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए ह्यूमन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रोफिकेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। इसकी पहले हम थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है, जब लेक्स और रिवर में फॉस्फेट और नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये किस तरह से होता है, जब हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एनपीके फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइज़र होता है। तो जब बारिशें होती हैं तो ये रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं और लीचिंग के थ्रू भी ये वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं, जिससे वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हम डेली बेसिस पे डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं वॉशिंग पर्पसेस के लिए, और इन डिटर्जेंट में फॉस्फोरस होता है। तो जब हम इस डिटर्जेंट को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो उससे भी वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक रीज़न है। वैसे तो इंडस्ट्रीज़ के बहुत से यूजेस होते हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो इससे वाटर की न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है और वाटर में थर्मल पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री से हॉट वाटर को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो इससे थर्मल पोल्यूशन होता है। तो इस सब से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होगी, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जब न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उससे एक्वाटिक प्लांट और एल्गी की भी ग्रोथ इंक्रीज होगी और कुछ टाइम बाद वाटर की सरफेस पे एक ग्रीन लेयर बन जाएगी जो कि एल्गी होगी और इससे हमें पता चलेगा कि इस एरिया में यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया वाटर की सरफेस पे एक लेयर बना लेते हैं, वाटर की सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं और इनकी ग्रोथ वाटर के लिए अनसस्टेनेबल होती है, वाटर की क्वालिटी के लिए भी और वाटर बॉडी में प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए इफेक्टिव होती है। फिर जब एल्गल ब्लूम वाटर की सरफेस पे लेयर बना लेगी तो इससे सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट नहीं हो सकेगी और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी यूजफुल गैसेज होंगे वो भी वाटर में डिफ्यूज़ नहीं हो सकेंगे। इससे क्या होगा, इससे वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट जितने भी एक्वाटिक प्लांट और एल्गी होते हैं वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे अपने लिए फूड और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकेगी तो उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। और इसके अलावा जब एल्गल ब्लूम वाटर की सरफेस पर लेयर बना लेंगे तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट जितने भी यूजफुल गैसेज होगी उनकी भी डिफ्यूजन नहीं होगी, वो मिक्स नहीं हो सकेंगी और इस वजह से फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर इसके बाद जब वाटर बॉडीज़ में एक्वाटिक प्लांट और एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी तो इससे फिर डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा डेथ रेट भी होगी। इससे फिर वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक मैटर को, इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। इसमें जब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिससे वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। फिर जब वाटर में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है तो इससे वाटर में प्रेजेंट जितने भी फिशेस और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद जब वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनारोबिक कंडीशन जनरेट होगी, जिससे ऐसे बैक्टीरिया ग्रो होंगे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होगी। इससे क्या होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम की डिग्रेडेशन होगी और इससे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ओलिगोट्रॉफिक लेक जिनमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम थी वो यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिससे एक्वाटिक सिस्टम अफेक्ट होगा और लेक डेड लेक में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब हम इस प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेक है जहाँ पे सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल। यहाँ पे ये हमारे पास एग्रीकल्चर है, ये अर्बन एरिया है और ये इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के और एग्रीकल्चर के हमारी डेली लाइफ में कितने ज़्यादा यूजेस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे हमने अभी देखा है कि एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ बेहतर हो सके। तो इन फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये फर्टिलाइज़र रन ऑफ के थ्रू या फिर लीचिंग के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर होते हैं। इसके बाद भी अर्बन एरिया में सीवेज वेस्ट जो होता है उसे भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं जिसमें फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वो भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में से भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो भी डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर है वो भी जब वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किए जाते हैं तो उससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और थर्मल पोल्यूशन होती है। तो इस तरह से जब रेजिडेंटल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाता है तो इससे वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। स्पेशली इससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर वाटर बॉडी में प्रेजेंट जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी भी ग्रोथ बढ़ती है। एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बढ़ रही है जिसकी वजह से वाटर की सरफेस पे एल्गल ब्लूम बन रहे हैं। ये एल्गल ब्लूम वाटर की सरफेस पे एक लेयर बना देंगे जिससे फिर सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी और एटमॉस्फेयर में जितने भी यूजफुल गैसेज होंगे वो भी डिफ्यूज़ नहीं हो सकेंगे। इससे क्या होगा, वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। इसके अलावा जितनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा होगी उतनी उनका डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतने ही ज़्यादा ऑब्वियसली डेथ भी होगी। तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इन जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करेंगे। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, इनमें जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस होगा और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। वाटर में जब ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इस तरह से यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट। इस प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट से देखते हैं ताकि हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज वाटर बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन और न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है। न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में बढ़ जाती है और उससे फिर एल्गी की ओवर ग्रोथ होती है। जब एल्गी की ओवर ग्रोथ होती है तो वाटर की सरफेस पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गी कवरिंग द एक्वाटिक सरफेस लेयर। फिर एल्गल ब्लूम बनने की वजह से सनलाइट वाटर बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाती और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो भी वाटर बॉडी में डिफ्यूज़ नहीं कर पाती। इससे एक्वाटिक सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसमें एक्वाटिक एल्गी, एक्वाटिक प्लांट, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं उन सब की डेथ हो जाती है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद बैक्टीरिया इन डेड ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करता है जिससे और ज़्यादा ऑक्सीजन वाटर बॉडी में रिड्यूस होती है और एक्वाटिक सिस्टम में एक कंडीशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं एनोक्सिया कंडीशन। एनोक्सिया कंडीशन का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक्वाटिक सिस्टम में सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और इस तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट की वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। इसमें से बहुत से इफेक्ट्स अभी हमने यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में देखे हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले है एल्गल ब्लूम्स कवर द वाटर बॉडी। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जब न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, प्लांट और एल्गी की ग्रोथ होती है। जब एल्गी की ओवर ग्रोथ होती है तो उससे फिर एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। वाटर की सर्फेस पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। इन वाटर बॉडीज़ में हमारे पास रिवर, लेक, स्ट्रीम और ओशन आ जाते हैं। फिर जब वाटर की सरफेस पे एल्गल ब्लूम बन जाती है तो उससे क्या होता है, उससे सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। जब सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, सनलाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाती तो जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फिर फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है जिससे जितने भी मेरीन स्पीशीज़ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है।
फिर इस सब से क्या होता है, इससे वाटर में एक कंडीशन बन जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपॉक्सिक कंडीशन। जब वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो उससे हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती है। इसे हम डेड जोन भी कहते हैं। डेड जोन वो होता है जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो इस सब से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने के साथ साथ हमें बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं। अब इसमें हमें इकोनॉमिक इशू किस तरह से हो सकते हैं, यूट्रॉफिकेशन की वजह से वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। वाटर का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये एल्गल ब्लूम्स की वजह से होता है। इसके अलावा जो वाटर की ओडोर है वो भी ख़राब हो जाती है, इसमें से गंदी स्मेल आने लगती है। तो इस सब से क्या होता है, इससे एक तो टूरिज़्म पे भी इफेक्ट पड़ता है, टूरिज़्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा गवर्नमेंट को वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा इस सब से वाटर बॉडी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की डिप्लीशन होनी शुरू हो जाएगी। वाटर में जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो फ़िश की स्पीशीज़ होती हैं, उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डेड फिशेज़ हैं, और ये किस वजह से है, ये यूट्रॉफिकेशन की वजह से है। तो इस तरह से यूट्रॉफिकेशन की वजह से हमें इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि वाटर में एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, और उससे फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, जिससे वाटर में ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है और वाटर में हाइपॉक्सिक कंडीशन बन जाती है, डेड जोन बन जाता है जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। और फिर इससे हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, जैसे कि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, जिससे क्या होता है, टूरिज़्म पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और गवर्नमेंट को भी वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और इसके अलावा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। जो हमारी फ़िश की स्पीशीज़ होती हैं, जो दूसरे एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब इम्पैक्ट है जो यूट्रॉफिकेशन की वजह से होते हैं। अब लास्ट में हमारे पास कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूट्रॉफिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितना भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसको हमें प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। प्रॉपर्ली इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमें ट्रीट करना चाहिए। इसमें से जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद ही हमें इसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें हार्वेस्टिंग के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रीसाइक्लिंग करनी चाहिए। इसके अलावा हमें जितने भी एल्गल ब्लड होते हैं, जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं, उनको रिमूव करना चाहिए। फिर इसके बाद प्रेसिपिटेंट की हेल्प से हमें न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना चाहिए। प्रेसिपिटेंट जैसे कि एलम, लाइम, आयरन, सोडियम एल्यूमिनेट। इसके अलावा फिजियोकेमिकल जो मेथड्स होते हैं, उनको भी यूज़ करके हमें न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करना चाहिए। जैसे कि फॉस्फोरस को हम प्रेसिपिटेशन के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं, और जो नाइट्रोजन्स होते हैं, उनको न्यूट्रिफिकेशन और डी न्यूट्रिफिकेशन की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने यूट्रॉफिकेशन के बारे में पढ़ा है। यूट्रॉफिकेशन वाटर पोल्यूशन की ही टाइप होती है, क्योंकि यूट्रॉफिकेशन की वजह से भी वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है। इसमें हमने देखा है कि यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नेचुरल सोर्सेज या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, वाटर में जितने भी प्लांट्स और एल्गी होते हैं, उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, वाटर की सरफेस पे एल्गल ब्लूम बनते हैं, सनलाइट ब्लॉक होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से एक्वाटिक प्लांट और एनिमल की डेथ होती है, और पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद हमने यूट्रॉफिकेशन की दो टाइप्स देखी, नेचुरल यूट्रॉफिकेशन और कल्चरल यूट्रॉफिकेशन। नेचुरल यूट्रॉफिकेशन नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसमें नेचुरली एजिंग ऑफ लेक होती है, और उससे वाटर में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे ओलिगोट्रॉफिक लेक नेचुरली यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट हो जाती है। और कल्चरल यूट्रॉफिकेशन ऐसी यूट्रॉफिकेशन होती है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। ह्यूमन जो डेली बेसिस पे अपने बेनिफिट के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि एनपीके फर्टिलाइज़र और डिटर्जेंट्स वगैरह, इनको जब वो डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन होती है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि यूट्रॉफिकेशन कॉज करते हैं। फिर इसके बाद हमने यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस देखा, जिसमें हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और रेजिडेंटल वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, जिससे एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल की ग्रोथ बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वाटर की सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम बनने की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, सनलाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाती, और एटमॉस्फेयर में जितने भी यूजफुल गैसेस होते हैं वो भी डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्वाटिक सिस्टम में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल की डेथ हो जाती है।
फिर बैक्टीरिया इन डेड ऑर्गेनिज्म की इनऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करता है, जिसके लिए वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, जिससे क्या होता है वाटर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वाटर में हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाती है, एक डेड जोन बन जाता है। तो इस तरह से यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद हमने यूट्रॉफिकेशन के कुछ इम्पैक्ट्स देखे, जिसमें हमने इसके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह यूट्रॉफिकेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ हो जाती है और वाटर की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर लास्ट पे हमने कुछ कंट्रोल मेजर्स डिस्कस किए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। यूट्रॉफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम अकाउंट का पूछ रहे थे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।